सोचो तुम एक सब्जी मंडी में जाते हो और जेब में सिर्फ 100 रुपए हैं। जनवरी में उस पैसे से तुम्हें 5 किलो प्याज मिल जाती हैं, लेकिन दिसंबर तक दाम इतने बढ़ जाते हैं कि अब वही 100 रुपए से सिर्फ 1 किलो ही प्याज आता है। अब मान लो तुमने वो पैसा बैंक में रखा था और 4% ब्याज मिला, तो क्या तुम्हारी दौलत बढ़ी? नहीं, क्योंकि बैंक ने थोड़ा पैसा तो जोड़ा, पर महंगाई ने तुम्हारी खरीदने की ताकत चुरा ली। इसीलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हर देश के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये कहानी समझने के लिए हमें 2013 में जाना पड़ेगा, जब रघुराम राजन नए नए आरबीआई के गवर्नर बने थे। उस वक्त इकॉनमी तंग हालत में थी, महंगाई तेज थी, रुपए गिर रहा था, ग्रोथ स्लो हो रही थी और आम जनता महंगाई से परेशान थी। तभी आरबीआई ने 3 बड़ी कमिटीज बनाई। एक बिमल जलान के लीडरशिप में बैंकिंग लाइसेंसेस पर काम करने के लिए, दूसरी नचिकेत मोर के अंडर नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और इंक्लूजन के लिए, और तीसरी उर्जित पटेल के अंडर जिसमें पूरे मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को दोबारा सोचने की बात थी। पटेल कमेटी का रिपोर्ट जनवरी 2014 में आया और उसने एक सिंपल सवाल पूछा, आरबीआई का असली फोकस होना क्या चाहिए? सोचो, आरबीआई एक गाड़ी का ड्राइवर है जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी। ड्राइवर के सामने 3 रास्ते थे। पहला रास्ता था एक्सचेंज रेट टारगेटिंग, मतलब आरबीआई डिसाइड करे कि $1 50 रुपए ही रहेगा और फिर सप्लाई को एडजस्ट करे। अगर ज्यादा रुपए मार्केट में घूम रहा है तो आरबीआई उसे खींच लेगा या डॉलर रिलीज करेगा। इससे पेट्रोल इंपोर्ट सस्ते रहते और एक्सपोर्टर्स को स्टेबिलिटी मिलती। लेकिन भारत जैसे बड़े और कॉम्प्लेक्स देश के लिए ये अप्रोच फिट नहीं बैठी। हमारे यहाँ दाम ज्यादातर ऑनियंस, टमाटर्स और पल्सेस से हिलते हैं, सिर्फ पेट्रोल से नहीं। और ऊपर से फॉरेन ट्रेडर्स दूर बैठे बैठे रुपए पर स्पेक्यूलेट कर लेते हैं, जिसको आरबीआई कंट्रोल नहीं कर सकता। सिंगापुर जैसे छोटे देश के लिए ये मॉडल चलेगा, पर इंडिया के लिए नहीं। दूसरा ऑप्शन था मल्टीपल इंडिकेटर्स अप्रोच, जो आरबीआई पहले से फॉलो कर रहा था। इसमें जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज रेट, होलसेल प्राइसेस और भी चीज़ों को देखा जाता था, फिर रेपो रेट थोड़ा ऊपर नीचे किया जाता था। सुनने में बैलेंस लगता था, पर असल में कंफ्यूजिंग था। जैसे कोई क्रिकेट टीम बिना टारगेट के खेल रही हो, पता ही नहीं 250 चेस करना है या 300। इस क्लियर एंकर के बिना पॉलिसी मैसी हो गई। ऊपर से आरबीआई होलसेल प्राइसेस पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, जबकि आम आदमी को कंज्यूमर प्राइसेस चुभते हैं, खाना, बस, डॉक्टर, ट्यूशन फीस। रिजल्ट ये हुआ कि महंगाई बढ़ती गई और ग्रोथ गिरती गई। तीसरा रास्ता था इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जिसमें सिर्फ सीपीआई पे फोकस करना। उर्जित पटेल का कहना था कि अगर सीपीआई टारगेट फिक्स हो जाए तो कोई भी आरबीआई को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, ना पॉलिटिशियंस जो इलेक्शन के टाइम चीप क्रेडिट चाहते हैं, ना इंडस्ट्रियलिस्ट जो सस्ते लोन के लिए दबाव बनाते हैं। सीपीआई हर 12 दिन में पब्लिश होता है तो प्रोग्रेस तुरंत ट्रैक हो जाता है, और दुनिया के सक्सेसफुल सेंट्रल बैंक्स जैसे चिली, साउथ अफ्रीका, इजराइल और ब्राजील भी इसी को फॉलो करते हैं। हाँ, क्रिटिक्स ने बोला कि इंडिया का सीपीआई फूड और फ्यूल पे ज्यादा डिपेंडेंट है और आरबीआई ना तो मानसून कंट्रोल कर सकता है, ना ही क्रूड ऑयल के ग्लोबल दाम। पटेल का जवाब था कि फूड और फ्यूल इग्नोर करना और भी बुरा है, क्योंकि वही तो आम लोगों को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। इसलिए सीपीआई कंबाइंड को ही एंकर बनाया गया। अब सवाल था कि कितनी इन्फ्लेशन टॉलरेट करनी चाहिए। जीरो इन्फ्लेशन देखने में अच्छा लगता है, पर असल में खतरनाक है। अगर दाम गिरते ही जाएं तो बिजनेस इन्वेस्ट करना छोड़ देते हैं, जॉब्स खत्म हो जाती हैं और सरकार की रेवेन्यू टूट जाती है। मतलब थोड़ा इन्फ्लेशन हेल्दी है। पटेल ने बोला मिनिमम 2% होना चाहिए ताकि इकोनॉमी जिंदा रहे, मैक्सिमम 6% से ज्यादा नहीं, वरना ग्रोथ मर जाएगी। और आइडियल टारगेट 4% ± 2% बैंड के साथ है। इससे आरबीआई को क्लैरिटी भी मिलती और फ्लेक्सिबिलिटी भी, ताकि ड्राउट्स या ऑयल प्राइस शॉक से भी हैंडल किया जा सके। उसने क्लियर रोड मैप भी दिया। उस वक्त सीपीआई लगभग 10% था। 1 साल के अंदर उसे 8% पे लाना है, 2 साल में 6% और उसके बाद हमेशा 2 से 6 के बीच में मेंटेन करना है। चिले का एग्जाम्पल दिया गया, जिन्होंने 90s में 25% इन्फ्लेशन को धीरे धीरे 2 से 4% के बीच में लाकर स्टेबल कर दिया। अब टूल क्या होगा? आरबीआई के पास पहले से था रेपो रेट। ये वही रेट है जिसमें बैंक्स आरबीआई से उधार लेते हैं। पटेल ने फ्रेमवर्क सिंपल रखा। रेपो मेन पॉलिसी रेट होगा, रिवर्स रेपो रेपो -1% और एमएसएफ रेपो +1%। लेकिन एक ट्विस्ट था, रेपो हमेशा इन्फ्लेशन से ऊपर रहना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन 10% है और रेपो सिर्फ 8%, तो रियल इंटरेस्ट नेगेटिव है। सेवर को लगता है बैंक में पैसा डाल के नुकसान हो रहा है, तो लोग सोना खरीदने लगते हैं। और जब करोड़ लोग ये करते हैं तो गोल्ड इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट फैल जाता है, रुपये गिरता है, पेट्रोल और महंगा होता है और इन्फ्लेशन और भड़क जाता है। ये विशेष साइकिल तोड़ने के लिए रेपो को सीपीआई से ऊपर रखना ही होगा, चाहे शॉर्ट टर्म ग्रोथ को थोड़ा दुखी क्यों ना हो। इसीलिए पटेल को हॉकिश कहा जाता था। वो हाई इंटरेस्ट रेट से घबराते नहीं थे अगर उसे इन्फ्लेशन मर जाए। दोबारा ऑनियन स्टोरी सोचो। बैंक तुम्हें 9% ब्याज देता है, पर इन्फ्लेशन 11% है, तो तुम्हारा रियल रिटर्न -2% है। तुम्हारी जेब से पैसा निकल रहा है।
नेचुरली तुम सोना या प्रॉपर्टी खरीदने लगते हो, लेकिन अगर रियल इंटरेस्ट पॉजिटिव हो तो लोग अपना पैसा बैंक में ही रखेंगे और वही पैसा बिजनेस लोन्स बन के निकलता है, जॉब्स और ग्रोथ वापस बढ़ने लगती है। इसीलिए पटेल कहते थे पहले इन्फ्लेशन फिक्स करो, ग्रोथ अपने आप फॉलो करेगी। रिपोर्ट के अंत में 3 बड़ी रिकमेंडेशंस निकल के आई। पहला, आरबीआई का मेन काम होगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, सीपीआई को 4% पे टारगेट करना ±2% के बैंड के साथ, रेपो को मेन वेपन बनाना, रेपो को सीपीआई से ऊपर रखना जब जरूरी हो और 1086 रोड मैप फॉलो करना। दूसरा, सरकार को भी अपना फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रखना होगा ताकि आरबीआई के एफर्ट्स खराब ना हो जाएं किसी रेकलेस खर्चे या सडन ऑनियन एक्सपोर्ट बैन की वजह से। तीसरा, आरबीआई खुद अकाउंटेबल हो और उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाए जहां डिसीजन वोटिंग से हो, सिर्फ गवर्नर की मर्जी से नहीं। और सब मिलाकर पटेल का मैसेज राजन को एकदम सीधा था, बॉस इन्फ्लेशन लाइन पकड़ के रखो अभी और सब भूल जाओ। महंगाई कंट्रोल हो गई तो जीडीपी, जॉब्स और रुपये अपने आप ठीक हो जाएंगे।